हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन क्लासेस फॉर डिजिटल लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले किंगडम फंजाई के ऊपर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो चैप्टर है वो हमने पूरा डिस्कस कर चुका था। उसका एक टॉपिक बच गया था किंगडम फंजाई। उसको आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और जितने भी रिलेटेड डाउट्स हैं किंगडम फंजाई से, आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि इसको हम एक टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। उस सीक्वेंस में आप किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मतलब कि एक सेपरेट तरीके से हम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लास्ट में हम एक टेबल डिस्कस करेंगे जो एक समरी टेबल होगा। उसमें सारी चीज़ें आपको एक टेबल के फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे माइंड में सेट करने में बहुत ही आसानी होगी और आप लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद कर पाएंगे। क्या होता है कि हम सभी पढ़ते तो हैं, लेकिन चीज़ों को सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते, जिसके कारण सब उथल-पुथल हो जाता है, खिचड़ी तरह हौच-पौच बन जाता है, तो चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर पाते हम एग्ज़ाम टाइम। इसलिए हम एक सीक्वेंस वाइज एक टॉपिक वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक टेबल बनाएँगे जिसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ताकि वो टेबल आपके माइंड में सेट होए और ताकि आप चीज़ों को भूल भी जाएँ तो टेबल याद रहेगा, तो सारी चीज़ें आप समराइज़ कर पाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और काफी टाइम। हमारा जो टॉपिक है आज का किंगडम फंजाई। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बता दूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक वीडियो मैंने वन शॉट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें हमने एक-एक लाइन एनसीईआरटी की, उसमें हम एनसीईआरटी निचोड़ जिसे कह सकते हैं आप, उसको डिस्कस किया है। वन साइड टाइप वीडियो नहीं है, लेकिन एक वीडियो में ही सारी चीज़ें हैं, तो उसको वन शॉट इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाइए, उस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को नहीं मिल रही है आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम फंजाई किंगडम फंजाई जो बचा हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि जो किंगडम फंजाई है इसकी ओरिजिन कहाँ है। ठीक है, ओरिजिन जानेंगे तो बहुत टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम ऐसे करके नहीं जानना है हमें। सीधे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो आर एच विटेकर ने दिया था। ठीक है, आर एच विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ही तो होगी यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया जाएगा। तो वैसे जो हमारे आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई और चौथा प्लांटी एंड पांचवा था एनिमेलिया। ठीक है, तो जो मोनेरा था उसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते थे। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते थे। उसके बाद फंजाई आता है, जिसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ईस्ट ही सिर्फ ऐसा एक फंजाई होता है जो एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, बाकी सारे जो फंजाई होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई होते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम जो है, जो यूजुअली होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी इसकी कई सारी स्पीसीज होती है, उसका अलग अलग यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसाई जो होता है, ये ब्रेड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ये जो ईस्ट की वैरायटी है, ईस्ट की कई सारी वैरायटीज होती हैं, तो ईस्ट का एक जो सैक्रोमाइसिस सर्विसाई वाली जो वैरायटी है, इसको ब्रेड बनाने में भी यूज लिया जाता है, जिसे बेकर ईस्ट कहते हैं। और इसको बियर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जिसे ब्रेवर ईस्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं फंजाई की, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किंगडम फंजाई एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है, एक किंगडम है जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बता दें कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसलिए इसी को एक्सेप्ट किया गया और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई में जो जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, जनरल इंट्रोडक्शन। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो फंजाई को मान लीजिए, जो टॉपिक है ये फंजाई, इसको ऐसे सपोज कीजिए कि एक पर्सन है। ठीक, तो हम जब किसी नए पर्सन से इंट्रोड्यूस मतलब मिलते हैं, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भैया गिव मी योर इंट्रोडक्शन, अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हम अब किसी से आपको मिलना जुलना है, उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले आप क्या मांगोगे, सबसे पहले आप उससे मांगोगे उसका इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आपको देगा तो आप उसके, आप धीरे धीरे आप उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, किसका इसका कैरेक्टर कैसा, बैड कैरेक्टर गुड कैरेक्टर जो भी चीज़ें हैं उसको आप जस्टिफाई करोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक। अब उसको क्लासीफाई करोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो भी गुड बैड कैरेक्टरिस्टिक उसके हैं, उसके बेसिस पे आप उसे क्लासीफाई करोगे कि ये बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है। तो वैसे ही हम फंजाई को भी ऐसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन।
फंजाई का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। तो फंजाई को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से बेसिस पे अलग-अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज, बेसाइडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो उस जो डिवाइड किया गया है अलग-अलग क्लासेस में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है, अब किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने का क्या मेथड है। जैसे हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे पैरासिटिक है कि सेप्टोट्रॉपिक है, सेप्टोफाइटिक है, या फिर पैरासिटिक है या सेप्टोफाइटिक है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कि कौन सा फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी सारी चीजें पाई जाती हैं उसे डिस्कस करेंगे। इस रिप्रोडक्शन में ही बहुत सारी लोगों को दिक्कतें ये आती हैं, जो स्पोर्स होता है, असेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, कौन सा स्पोर की ओरिजिन क्या है, एंडोजीनस प्रोड्यूस हो रहा है कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कोनिडिया, स्पोरोंजियोस्पोर, जाइगोस्पोर, ये सारे स्पोर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो वो जो कन्फ्यूजन है आज की इस वीडियो से एकदम से क्लियर हो जाने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फंजाई क्लासिफिकेशन टेबल, और जो ये इंड का टॉपिक जो एकदम लास्ट वाला टॉपिक है ना, ये फंजाई क्लासिफिकेशन टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा कि इस टेबल में सारी चीजों को हम इंक्लूड करने वाले हैं। एक टेबल से अगर हम चीजों को एक ही जगह पे हम पा जाते हैं तो उसको सेट करना माइंड में बहुत ईजी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में बेसिक्स जानेंगे फंजाई के बारे में, उसके बाद आगे की चीजें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे फंजाई के इस जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले हम फंजाई के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें जनरल इंट्रोडक्शन का, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ये जो माइकोलॉजी वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड माइकीज प्लस लॉगोस से डिराइव्ड हुआ है। माइकीज का मतलब होता है मशरूम, और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, मेनी फंजाई आर यूजफुल इन मेडिसिन्स एंड इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए मेडिसिन्स बनाने के लिए, और कुछ इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंजाई होता है जिसका यूज होता है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। एंटीबायोटिक जितनी भी हम देखते हैं, जितनी भी लेते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, वो सब फंजाई से मोस्टली बनाए जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया से भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स होते हैं वो फंजाई से ही बनाए जाते हैं। और जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम फंजाई से ही बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इसका यूज कहाँ होता है, मेडिकल में, यानी कि मेडिसिन्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जैसे ईस्ट जो होता है फंजाई, एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है ईस्ट, जिसका यूज ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। तो ब्रेड एंड बियर मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो है इसका, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है ये देखते हैं आप। तुम्हारा जो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये है कि दे आर ए क्लोरोफिलस। ये जो फंजाई होते हैं ये ए क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। ये खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम स्पोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो क्या करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसे स्पोर प्रोड्यूसिंग कहा गया है। ये हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैप्लॉइड बॉडी होती है इनकी। इनकी बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड मतलब क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मल्टी सेलुलर होगी यानी मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड यूकैरियोटिक होती है यानी एडवांस्ड सेल होते हैं इनके। ये एडवांस्ड का कहने का मतलब क्या आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब जितने भी सेल,
जितने भी सेल होते हैं वो सभी वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। थैलॉइड बॉडी होती है, यानी इनकी जो बॉडी होती है रूट स्टेम लीफ ऐसी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, सिंपल बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, ठीक है। और बता दूं कि जितने भी फंजाई सभी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, यानी जो फूड स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है। जैसे एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है, वैसे इनमें कैसे होता है। तो इनमें इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ये सारी जगह पाए जाते हैं, एयर वाटर सॉयल, ठीक है, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी जगह ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके स्पोर्स या ये सभी जगह पाए जाते हैं। अभी आप कभी खुले में ऐसे ब्रेड वगैरह रख दोगे, मॉइस्ट ब्रेड आपने देखा होगा, तो उसमें क्या वाइट वाइट या ब्लैक ब्लैक करके कुछ लग जाता है, ठीक है, जिसे हम फफूंद कहते हैं या बहुत लोग भुकड़ी वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो असल में वो होता क्या, फंगस होता है, ठीक है, फंजाई जो वहाँ ग्रो कर जाता है। कई जगह आप जो मतलब कि रेसे टाइप स्ट्रक्चर वहाँ पे देखे होंगे आपने, ठीक है। तो क्या होता है, फंगस का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी इनको वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलता है वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इनके ग्रोथ के लिए जो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है वो वार्म एंड ह्यूमिड होती है। जहाँ भी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मिला इन्हें वहाँ ये ग्रो कर गए, क्योंकि ये सारी जगह इनके स्पोर्स पाए जाते हैं। सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी हर जगह ये ग्रो कर सकते हैं जहाँ भी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इनको मिला। इसलिए इनकी जो डाइवर्सिटी, सॉरी, इसलिए इनकी जो मार्फोलॉजी होती है, जो हैबिटॉट होता है उसमें काफ़ी सारा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी ये हर जगह ग्रो कर सकते हैं। इनके हैबिटॉट भी काफ़ी डाइवर्स होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम नीचे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि इनके डाइवर्सिटी जो है हैबिटाट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, कैसे अलग अलग जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपको बताना चाहूँगा अभी कि ये जो मार्फोलॉजी होती है इनकी, यानी शेप, मार्फोलॉजी का मतलब क्या है, शेप साइज कलर, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है काफ़ी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंजाई आपने देखे होगी, नहीं देखे होगी तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, जो शेप साइज कलर काफ़ी इन सारी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इस प्रकार से इनकी डाइवर्सिटी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इनमें होती है, ठीक है। बात करें डाइवर्सिटी इनके हैबिटॉट में कैसी होती है, तो दे मे बी जाइलोफिलस, मतलब ये बर्न्ट वुड पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दे मे बी जाइलोफिलस ऑन बर्न, दे ग्रो मतलब दे कैन ग्रो ऑन बर्न्ट वुड। दे मे बी कैरेटिनोफिलस, मतलब ये कैरेटिनोफिलस का मतलब क्या है कि कैरेटीन यहाँ प्रेजेंट होता है। कैरेटीन कहाँ पे आ जाता है, हेयर और हॉर्न में पाया जाता है। तो ये वहाँ ग्रो कर जाते हैं। कई बार आपने हेयर स्कॉल्प में आपके वहाँ पे ग्रो कर जाते होंगे, देखा होगा आपने, खुजली होने लगती है तो वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं। ये वुड पे, ट्री की बार्क पे जो छाल होती है ट्री की, वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं। और डंग जो होता है, ठीक है, जो गोबर वगैरह होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कई सारे जगह ग्रो कर जाते हैं, इसलिए इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इनकी कंडीशन क्या होती है ग्रो करने की, वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट में यही देखने को मिलेगा। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, ये वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मॉइस्ट ब्रेड अगर ऐसे ही आप रख दें कहीं तो वहाँ पे फंजाई ग्रो कर जाता है, मतलब। और रोटेन फ्रूट, जो सड़े गले फ्रूट्स वगैरह होते हैं उस पे भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो फूड वगैरह बच जाते हैं उसको हम फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि वहाँ पे वो ग्रो ना करें। वहाँ पे ग्रो क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उनको वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोल्ड कंडीशन होता है फ्रीज में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो इस कारण से हम जो हमारे फूड होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, सबको हम स्टोर करके रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, ताकि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक है। वहाँ पे वो क्योंकि ग्रो नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, इसलिए हम उसे वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये रहा जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए अब चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स स्ट्रक्चर पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर।
फंजाई की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, आपने पढ़ा भी कुछ, चलिए मैं बता देता हूँ। फंजाई आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर का मतलब कोई भी वेसल इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं प्रेजेंट होती, जैसे कि हमारे अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, जिससे ब्लड के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में। वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का, लेकिन फंजाई में ऐसा कोई वेसल नहीं पाया जाता, नॉन वेस्कुलर होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, कोई मोटाइल ऑर्गेन इसमें नहीं प्रेजेंट होता जैसे फ्लैजिला वगैरह, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। दे आर फिलामेंटस। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंटस होते हैं। दे आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर। ये फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट, क्योंकि ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर है, तो ये क्या होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करता, ठीक है। तो ईस्ट को छोड़कर बाकी सारे जितने फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ये कंसिस्ट होती है, किसकी बनी होती है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक लॉन्ग सिलेंडर इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हाइफे कहते हैं। तो जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उसे हाइफे कहते हैं, और जब कई सारे हाइफे मिल जाते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइफे, उसको माइसीलियम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं द नेटवर्क ऑफ हाइफे नोन एज माइसीलियम, ठीक है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब। कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके बीच में कुछ सेपरेशन होते हैं, कुछ एक सेप्टा वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दो प्रकार के फंजाई इस प्रकार से पाए जाते हैं, जिसमें सेप्टा एब्सेंट होती है, जो कंटिन्यूअस होते हैं। वैसे हाइफे को सिनोसिटिक हाइफे और शिफ्टेड सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हाइफे कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए एक है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा। तो इसमें देखेंगे जो पहला वाला है, इसमें कोई भी सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से सेपरेशन बने हुए हैं, वॉल टाइप बना हुआ है, जिसे सेप्टा कहते हैं। तो पहले में सेप्टा एब्सेंट है, दूसरे में सेप्टा प्रेजेंट है। तो पहला वाला सिनोसिटिक हुआ, इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसमें सभी ऐसा मतलब कि न्यूक्लियस के बीच में कोई भी वॉल सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लियस यहाँ पे एक ही साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस है, इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हुआ। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, सिनोसिटिक। और कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट इसलिए असिप्टेट हुआ। दूसरे का कंडीशन क्या है, ये क्या है, सिप्टेट हाइफी है, ठीक है। तो पहला ये हो गया असिप्टेट, ए वाला असिप्टेट सिनोसिटिक हाइफी, और बी वाला जो हमारा है वो सिप्टेट हाइफी हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, अब चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन फंजाई के। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के आधार पे, मतलब कि माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है कि सेप्टेट या सेप्टेट्स, ठीक है। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, फंजाई को क्लासीफाई करते हैं। सिर्फ इसी के आधार पे नहीं, और भी सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन का क्या मेथड है, इसके बेसिस पे फ्रूट ईटिंग बॉडीज प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेसिस पे फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस। इन सब के बेसिस पे जो किंगडम फंजाई है उसे वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंजाई है, फंजाई को यहाँ पे हम अगर देखें तो एक जगह आपको लोअर फंजाई देखने को मिलेगी, एक हायर फंजाई, यानी फंजाई को क्लासीफाई किया है पहले दो कैटेगरी में, एक लोअर फंजाई एक हायर फंजाई। लोअर फंजाई में क्या होता है, कोई फ्रूट ईटिंग बॉडीज नहीं होती, हायर फंजाई में फ्रूट ईटिंग बॉडीज होती है। तो जो लोअर फंजाई में कोई फ्रूट ईटिंग बॉडीज नहीं होती, इसमें आता है एक मेंबर जिसका नाम है फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, जिसे एल्गल फंजाई भी कहते हैं। हायर फंजाई में जिसमें फ्रूट ईटिंग बॉडीज पाई जाती है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक एस्कोमाइसिटिस, एक बेसिडियोमाइसिटिस और एक ड्यूट्रोमाइसिटिस। इन सभी में क्या होती है, इस सभी में ये जो होता है हमारा फ्रूट ईटिंग बॉडीज प्रेजेंट होता है। एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई कहते हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअलिटी होती है ना, जो सेक्सुअलिटी होती है फंजाई में, वो लोअर टू हायर फंजाई जाने पर डिक्रीज होने लगती है। इसलिए जो लास्ट वाला मेंबर होता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटिस में, इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे, अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अभी हम ये जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ों को भी हम टेबल से फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।
ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे छूट नहीं पाएगा आपका, इसलिए डोंट वरी एंड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टॉपिक। ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम बात करने मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेने का इनका मेथड क्या है। तो हम जानते हैं कि ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, यानी अपने फूड के लिए ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी बहुत सारी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, और जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे उसको क्या मिलती है? बेनिफिट मिलती है उसको। ठीक है, जो भी उसको चाहिए शेल्टर या फिर फूड चाहिए, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको लॉस होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के नीड को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, दोनों दोनों बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि चीज़ें क्या होती हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड एंड डिकेइंग थिंग्स पे ग्रो करके उसमें से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा पैरासिटिक में। तो पैरासिटिक में एनसीईआरटी में एल्बिगो कैंडिडा नाम एक दिया गया है। ये जो एल्बिगो कैंडिडा होता है ये, ठीक है, एक पैरासिटिक फंगस है जो ग्रो कर जाता है मस्टर्ड लीफ पे, और ये वाइट स्पॉट कॉज करता है। ठीक है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ ड्यू टू एल्बिगो कैंडिडा एक पैरासिटिक फंगस होता है। ठीक है, इसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये वाइट वाइट स्पॉट से मस्टर्ड लीफ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये पैरासिटिक फंगस एल्बिगो कैंडिडा के कारण ऐसा होता है। सो अब दूसरा है पक्सिनिया, जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट काज करता है पक्सिनिया। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो पक्सिनिया एक पैरासिटिक फंगस कॉज करता है। उसके बाद है हमारा एक फंगस अस्टिलागो जो स्मट डिसीज कॉज करता है। अस्टिलागो कॉजेज स्मट डिसीज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सिम्बायोटिक पे। सिम्बायोटिक में पहला है लाइकेन। ठीक है, इसका आप बहुत बार आपने नाम सुना होगा लाइकेन। इसका यूज किया जाता है लिटमस पेपर बनाने के लिए, और इसका यूज किया जाता है पॉल्यूशन इंडिकेटर के जैसे। मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते। ठीक है, और जहाँ पे लाइकेन पाए जाते हैं इनकी ग्रोथ जहाँ पे होती है, यानी वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम या नहीं होता पॉल्यूशन वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, फंजाई एसोसिएटेड विथ एलगी, ये लाइकेन ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ, और चीज़ों का शेयर करके एक दूसरे के बीच में ये शेयर करके चीज़ों को एक साथ रहते हैं। इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, की एक दो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ मतलब रहते हैं, ऐसे समझिए। तो फंजाई और एल्गी ये दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं लाइकेन में। जो फंजाई होता है वो मिनरल्स एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी बदले में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है और फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दूसरा है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होता है वो हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट होता है। इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहाँ पे होता है। हायर प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तीसरा हमारा आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक। हेटरोट्रॉफिक का जो तीसरा टाइप होता है वो सेप्रोफिटिक होता है। इसमें क्या होता है कि जो फंगस होता है वो डेड एंड डिकेइंग, जो डीके हो रहे हैं, जो सड़ रहे हैं चीज़ें होती हैं जो डेड है, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स पे ग्रो करके उसमें सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को उसमें से क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसे ऑस्मोट्रॉप भी कहते हैं कि ये सॉल्युबल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो फंजाई रिप्रोड्यूस करती है तीनों तरीकों से, वेजिटेटिवली, asexually एंड सेक्सुअली। व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर फंजाई, जब हम लोअर से हायर फंजाई पे की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि हमको फंजाई को दो भागों में क्लासीफाई किया गया था, एक लोअर फंजाई एक हायर फंजाई। लोअर फंजाई में जो होता है फ्रूट ईटिंग बॉडी एब्सेंट होती है, और हायर फंजाई में फ्रूट ईटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है। लोअर फंजाई में फाइकोमाइसिटिस आया था, और जो हायर फंजाई थी उसमें स्कोमाइसिटिस, बेसाइडियोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस आया था।
तो क्या कह रहा है कि जब हम लोअर से हायर फंजाई की तरफ मूव करते हैं तो जो सेक्सुअलिटी होती है वो डिक्रीज करती है। जैसा कि हमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाती है ये चीज़ें। तो वहाँ पे इसलिए उसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये तीनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकता है फंजाई, थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम इसे पहले, फिर अगली चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, सबसे पहले क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है, फीजन आता है, बडिंग आता है, फ्रैगमेंटेशन आता है। फीजन में क्या होता है, बेसिकली सेल डिवीजन होता है। ये होता है क्या, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इक्वल डिवीजन साइटोप्लाज्म होता है, इसी को फीजन कहते हैं। ठीक है, जब एक सेल दो सेल, एक सेल जो पेरेंट सेल होता है बाद में जाके दो सेल, दो न्यू सेल्स में डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म बना देता है, इसे डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद बडिंग आता है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक जो सेल होता है उसी का, एक सेल है उसी का वहीं पे एक नया एक स्ट्रक्चर बनने लगता है, जो बाद में जाके डिवाइड हो जाता है, उससे अलग हो जाता है अपने पेरेंट स्ट्रक्चर से। लेकिन इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। जैसे कि फीचर में क्या हो रहा था, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता था, मतलब दोनों जो सेल्स बाद में बनते थे वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो होता है, इसमें ये जब डिटेक्ट हुआ पार्ट होता है ये होता है डॉटर सेल, जिससे डिटेक्ट हुआ है वो होता है पेरेंट सेल। अब ये साइज में दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये जो पेरेंट होता है ये बड़ा होता है, जो डॉटर बनता है बाद में वो छोटा होता है। ठीक है, तीसरा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि किसी भी कारणवश क्या होता है, जो फंजाई की बॉडी होती है जिसे माइसेलियम कहते हैं। ठीक है, और माइसेलियम बनता किससे, हाइफे से बनता है। ठीक है, तो ये जो हाइफे होता है ये कई सारे फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है, किसी भी कारणवश हो सकता है, इंजरी, किसी से कट लगने के कारण, या फिर किसी कोई भी कारण हो सकता है, एनी रीजन। तो वहाँ पे ये डिवाइड कर जाता है फ्रैगमेंट्स में, और हर एक फ्रैगमेंट्स के बाद में माइसीलियम में बदल जाता है, यानी एक नया बॉडी उसकी बन जाती है, एक नया फंजाई बन जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि जो फंजाई होती है वो माइसीलियम ही होती है। माइसीलियम मतलब क्या, फंगस की बॉडी ही होती है। ये जो देख रहे हैं ये माइसीलियम ही है। ठीक है, कई सारे इसमें हाइफे, कई सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे मिलके एक में माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल टाइप माइसीलियम को ही फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। यही माइसीलियम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो इसी को एक स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम कहते हैं, जिसे क्या फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। इसी फ्रूटिंग बॉडीज के यहाँ नीचे यहाँ पे कुछ स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस स्पोर्स, और जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है हमने क्या बताया था आपको कि कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो जो स्पोर्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन से बन रहे हैं, इक्वल डिवीजन होगा यहाँ पे। तो ये भी कैसे होंगे, स्पोर्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। और ये माइटोसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए माइटोस्पोर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, यहाँ से असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थ्रू माइटोसिस डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे जो स्पोर्स बने हैप्लॉइड बने। उसके बाद ये जो हर एक स्पोर से ये डेवलप्ड किसी भी एक सही कंडीशन, मतलब मिलते हैं इनको, जो प्रेफरेंस कंडीशन इनका होता है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, वो ऐसी कंडीशन मिलके कई सब ट्रेटम पे जाके ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करके माइसेलियम बना लेते हैं। फिर यही माइसीलियम आगे जाकर डिफ्रेंशिएट होकर एक स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम यानी फ्रूटिटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई दो हाइफे, जैसे मान लीजिए कि ये एक हाइफे है, ये एक हाइफे है, ये दोनों आती हैं आपस में फ्यूज करती हैं। फ्यूज करने के बाद क्या होता है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो बाद में फ्यूज करता है। जैसे कि हम बताएं, अब अगर ये तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें थी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ से हम शुरू करें। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या था, एक दूसरा फंजाई है, ये एक दूसरा फंजाई है। ठीक है, तो होता क्या है कि दो फंजाई हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सोचना चाहिए, ये हमारा एक फंजाई यहाँ पे है, ये एक फंजाई यहाँ पे है।
तो इनके जो माइसेलियम या जो हाइफे होती हैं, ये नीचे-नीचे ग्रो करती हैं, ऐसे ग्रो करके एक पास आ जाती हैं, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे होता है, इनकी माइसेलियम पास आती है और एक-दूसरे से फ्यूज़ करती हैं, ठीक है? तो ऐसे यहाँ भी हो रहा है, ये मान लीजिए ये एक माइसेलियम यानी हाइफी है, ये दूसरा हाइफे है, ये दोनों पास में आएँगी और फ्यूज़ करेंगी, फ्यूज़ करने के बाद इनमें जो सबसे पहला जो इनमें स्टेप होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, इसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो सबसे पहले इनका फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे ये जो दो न्यूक्लियस दिखा रहा है, बाद में जाके फ्यूज होकर यहाँ एक न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिसे कैरियोगैमी कहते हैं। न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद से जाइगोट कहने लगते हैं इस सेल को। फिर जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट में मियोसिस होता है। जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइडी बन गया था, ठीक है? और फंगस की बॉडी हम जानते हैं कैसी होती है, हैप्लॉइडी होती है। तो जाइगोट में बाद में मियोसिस होगा, उसके बाद क्या बनता है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, तो बाद में जाके ये हैप्लॉइड बॉडी जो होती है फंगस की, ये बन जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एक डाइकैरियोन स्टेज आता है, एक डाइकैरियो फेज आता है। तो सभी फंजाई में नहीं होता, वो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस दो फंजाई की क्लासेस में पाया जाता है, डाइकैरियोफेज से डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। उसमें होता क्या है कि जो प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी इज नॉट फॉलोवेड बाई कैरियोगैमी। मतलब कहने का ये मतलब है, जो प्लाज्मोगैमी होता है यानी जो फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म का, वो कुछ मतलब जैसे ही फ्यूजन हुआ प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी के कुछ देर बाद कैरियोगैमी होता है, ठीक है? तुरंत नहीं होता, ठीक है? और जो और फंजाई बचे हुए फंजाई हैं, जैसे कि ड्यूट्रोमाइसिटिस एंड सॉरी ड्यूट्रोमाइसिटिस नहीं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है? और जो फंजाई है उसमें क्या होता है कि जो ये प्लाज्मोगैमी जैसे ही होगा वैसे कैरियोगैमी भी हो जाता है, इससे उसमें डाइकैरियोन फेज या डाइकैरियोन स्टेज देखने को नहीं मिलती, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से रिप्रोडक्शन फंजाई का एकदम अच्छे से। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूँ, लेकिन इससे मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है? अगर नहीं हुई तो चलिए एक बार और हम इसे अपनी नोट्स से आपको बताते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन फंजाई में जो होता है, हमने बताया कि तीनों तरीकों से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो माइसीलियम होता है वो ब्रेकअप इनटू टू आर मोर फ्रेगमेंट्स ड्यू टू एनी रीजन, देन ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू इंडिपेंडेंट माइसीलियम। उसके बाद होता है हमारा फिजन। एक फिजन में क्या होता है, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल्स टेक प्लेस बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसा कि सेल डिवीजन में होता है। ये एक सेल होता है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बनते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कॉन्स्ट्रिक्शन बनते हैं अंदर की तरफ, उसके बाद ये डिवाइड होकर दो नए सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फिजन में भी यही होता है कि इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल्स टेक्स प्लेस बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद बॉडी देखें तो अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम पेरेंट वेजिटेटिव बॉडी, जो पेरेंट की वेजिटेटिव बॉडी होती है उससे अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जो स्मॉल आउटग्रोथ, एक स्मॉल आउटग्रोथ ऐसे होता है। उसके बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटेक्ट हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है एंड एक नया इंडिविजुअल में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपको डायग्राम से भी दिखाया गया है कि ये फ्यूजन इस प्रकार से होता है और बडिंग इस प्रकार से होता है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है ये असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा, जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई आर फाउंड बाय माइटोटिक डिवीजन, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि इसे माइटोस्पोर कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म होती है एंड इसलिए इसे माइटोस्पोर भी कहते हैं। माइटोस्पोर या असेक्सुअल स्पोर भी इसे कह सकते हैं। ये असेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर, ये तीन प्रकार के असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। कोनिडिया की बात करें तो ये एक नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड एक्सोजीनस स्पोर होता है। ये आपको याद रखना है कि एक्सोजीनस होता है कि एंडोजीनस होता है। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि आप इसे याद रख लीजिए कि जो कोनिडिया होता है
एक असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया और एक सेक्सुअल स्पोर होता है बेसिडियो स्पोर। जब ये आप आगे पढ़ोगे, कोनिडिया और बेसिडियो स्पोर जो होता है ये दोनों एक्सोजीनस होते हैं, बाकी जितने भी स्पोर है सब एंडोजीनस ऑरिजिन के होते हैं। ठीक है, तो कोनिडिया क्या है? नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड एक्सोजीनस स्पोर प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ इरेक्ट हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर पे ये कोनिडिया क्या होता है? एक स्पोर होता है जो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। ठीक है, उसके बाद है दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर भी क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, थिन वॉल्ड होता है, लेकिन ये कैसा होता है? एंडोजीनस स्पोर होता है जो प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम के अंदर। यानी जो फ्रूटिंग बॉडी होता है अगर उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एंडोजीनस होगा, और जो बाहर प्रोड्यूस होते हैं उसे एक्सोजीनस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल राइजोपस एंड म्यूकर होता है। तीसरा है जूस्पोर। जूस्पोर कैसा होता है? मोटाइल स्पोर होता है। मेनी फंजाई स्पेशली एक्वाटिक मेंबर्स प्रोड्यूस दिस टाइप्स ऑफ स्पोर। जो स्पोर जो होता है ये मोटाइल स्पोर होता है, और बहुत सारे फंजाई ये इसी स्पोर को, इसी असेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली वो जो कि एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? एंडोजिनसली होता है क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार पॉइंट भी लिखा है यहाँ पे कि कोनिडिया एंड बेसिडियो स्पोर आर एक्सोजीनस स्पोर एंड रिमेनिंग अदर आर एंडोजीनस स्पोर। अब जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर आते हैं, कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स हैं, इसे भी देख लेते हैं। इसमें oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये सारे स्पोर्स आते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये जो वेरियस स्पोर्स आप देख रहे हो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, इसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम ही होता है। और माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है? कलेक्शन ऑफ हाइफेज, यानी नेटवर्क ऑफ हाइफे को ही माइसीलियम कहते हैं। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स है, कौन कौन से असेक्सुअल स्पोर्स है, इनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, ये होता है कैरियोगैमी, ये होता है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट, जिसे हाइफे कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगैमी कहते हैं। उसके बाद वो जो जाइगोट बन जाता है कैरियोगैमी के बाद, जाइगोट में मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या है? जाइगोट रिजल्टिंग एक हैप्लॉइड फंगस बॉडी यानी माइसेलियम बनाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमको एक टेबल जो हमने कहा था लास्ट में डिस्कस करने के लिए, ये टेबल हमारे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी क्लासेस थे फंजाई के वो यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसाइडियोमाइसेटिस और ड्यूट्रोमाइसेटिस। ये चारों क्लासेस है फंजाई के। अब इसमें आपको जिस जिस जो जो करेक्टरिस्टिक था, जो जो करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया था, उन सारे करेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ लिया है, और इस प्रकार से उनको जो भी उनके करेक्टरिस्टिक थे जिसके कारण इन्हें अलग अलग क्लासेस में बांटा गया। ठीक है, उसको यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम फाइकोमाइसिटिस की क्या होती है? सिनोसिटिक और अशिफ्टेड होती है। एस्कोमाइसिटिस की ब्रांच्ड एंड शिफ्टेड होती है। ऐसे ही मार्फोलॉजी बेसिडियोमाइसिटिस की क्या होती है? ब्रांच एंड शिफ्टेड होती है। इसकी भी ब्रांच एंड शिफ्टेड होती है। ठीक है, ये सारे क्या है? मार्फोलॉजी है। एक एक यहाँ पे इस रो में क्या है? मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम दिया गया है, जो है करेक्टरिस्टिक बेसिस था इनको क्लासिफाई करने का अलग अलग ग्रुप में। उसके बाद हमने डिस्कस किया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो इसमें कोनिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ लिख दिया है स्पोरेंजियोस्पोर या जियोस्पोर, इसे कट कर दीजिएगा। इसमें कोनिडिया के थ्रू होता है। हाँ, सॉरी। और या तो नॉन मोटाइल हुआ तो इसके, सॉरी, कोनिडिया के थ्रू इसमें नहीं होता। इसमें जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जूस्पोर के थ्रू होता है। ओके, ये कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर कट कर दीजिएगा। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर के थ्रू होता है, अगर वो मोटाइल हुआ, अगर नॉन मोटाइल है तो अप्लानोस्पोर के थ्रू होगा। और जूस्पोर की जो ऑरिजिन होती है क्या होती है? एंडोजीनस होती है, क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद सेक्सुअल स्पोर जो होता है ये जाइगोस्पोर होता है, इसमें फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर और डिसिमिलर गैमेट। ठीक है, तो डिसिमिलर में नाइसोगैमस और ऊगैमस आ जाते हैं। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं करना आपको, जो लिखा है सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एस्कोमाइसिटिस में देखा तो ये कोनिडिया के थ्रू होगा।
जो कोनिडियोफोर पे प्रोड्यूस होता है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन आप जानते हैं कि क्या होता है, एक्सोजीनस होता है। और माइसीलियम इस पे किस पे प्रोड्यूस होगा, ये कोनिडियोफोर पे प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल स्पोर इसमें एस्कोस्पोर होते हैं, प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पॉज करके आप इन चीज़ों को आप नोट्स में अपने लिख लीजिए, एक कॉपी निकालिए, उस पूरे टेबल को इसको लिखिए और जो जो चीज़ें हैं सबको लर्न करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे थे। हाँ, तो बेसिडियोमाइसिटीज की जो मार्फोलॉजी मिसिलियम होती है, ब्रांच एंड सेप्टेट होती है, असेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो बेसिडियो स्पोर होता है, जो एक्सोजीनस होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में मार्फोलॉजी माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेट है। असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है, जो एक्सोजीनस ऑरिजिन का होता है। इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी उसी टेबल का एक पार्ट है। इसमें हैबिटॉट डिस्कस किया गया है और ये कुछ एग्जांपल्स है। ये पहला फाइकोमाइसिटिस का है, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटिस का है। सॉरी, जो पिछले में था, पहला फाइकोमाइसिटिस था, उसके बाद दूसरा एस्कोमाइसिटिस था, फिर बेसिडियोमाइसिटिस था, फिर ड्यूट्रोमाइसिटिस था। ठीक है, तो वही इसमें रहेगा सीक्वेंस। हैबिटॉट फाइकोमाइसिटिस का क्या है, हैबिटाट फाइकोमाइसिटिस का है कि ये जो फाइकोमाइसिटिस के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, और ये डिकेइंग वुड पे भी मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के जैसे भी प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो, ये सारे फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एस्कोमाइसिटिस की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक और कैप्रोफिलस भी होते हैं, यानी ग्रोइंग ऑन डंग। इसके एग्जांपल पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये सब होते हैं। और मोरेल्स एंड ट्रफल जो कि ईडिबल फंजाई होते हैं जिसे खाया जाता है, ये भी इसी क्लास के मेंबर हैं। इसके बाद आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटिस, जो ग्रो करता है सॉइल, लॉक्स, ट्री स्टम्प, लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। ठीक है, और इसके एग्जांपल अगेरिकस, अस्टिलागो, पक्सिनिया, ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों में तो कुछ समझाना है नहीं कि हैबिटॉट जो है और इनके एग्जांपल्स क्या है, तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। उसके बाद हैबिटॉट क्या है, अब बात करते हैं हम ड्यूट्रोमाइसिटिस की, तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जो फंजाई होते हैं इस क्लास के ड्यूट्रोमाइसिटिस के, ये डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, चीज़ों को डिकम्पोज करके ख़त्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले